अस्सलाम वालेकुम जी। गुलाम हुसैन, PMS 10 ऑफिसर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शफीक साहब का कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसकी मदद से हम अपने तमाम एस्पायरेंट से मुखातिब हो सकते हैं। बाकी जितने दोस्त जो थे, मुझे साउंड बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। काशिफ भाई ज़रा साउंड बता दें। बता दें जी, क्लियर आ रही है? जी, तो मैं बता रहा था कि जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आप लोगों से। और मेरे कुछ पहले दोस्त भी गुफ्तगू करके गए हैं अपनी, और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है वो एक क्यूरी थी कि जी हमें बताएं कि जीके के पेपर को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो बहुत ही मुश्किल था और बहुत सारे लोग उसमें ड्रॉप हुए हैं। तो इसमें ज़ाहिर है मतलब आपकी लक का भी बड़ा फैक्टर है उसमें। इसमें एक आम सवाल जो मेरे इनबॉक्स में आ रहा है या कुछ लोग कर रहे हैं, वो ये सवाल है कि जी जीके कैसे तैयार करें। मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात के जवाब हैं। इसमें मैं वन बाय वन पॉइंट वाइज मैंने इसको लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी स्ट्रेटजी रही है या मैंने इसको किया है। पहली बात तो ये है कि जनरल नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी 3 बातों को बहुत ही गौर से एनालाइज करें। 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं जिसको आप अगर आप उसको एक पैमाने में ले आते हैं तो डेफिनेटली मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं। पहला है जी, जनरल नॉलेज का जब आपके जहन में आता है तो उसका एक लेवल सेट करें। ठीक है, इसमें एक लेवल होता है जो प्राइमरी लेवल होता है, जिसमें 9 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक की जो पोस्ट्स हैं सारी उसमें वो इसमें आती हैं। दूसरा है सेकेंडरी लेवल, जो PPSC और SPSC KPSC और बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो इस्तेमाल करते हैं फॉर 100 मार्क्स पेपर, जो 1 पेपर MCQs होता है। इसमें 16 ग्रेड भी हो सकता है, 17 ग्रेड भी हो सकता है, बाकी जो पोस्ट्स आती हैं वो भी हो सकती हैं इसमें। तीसरा जो लेवल है वो एडवांस लेवल है। ये वो लेवल है जिसमें बहुत ही मैन्यूट चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ही मिन्यूट चीज़ों को पूछा जाता है। उसमें PMS की कैटेगरी आती है। बाकी जो ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल है उसमें आप बाकी पोस्ट को डाल सकते हैं, लेकिन PMS को नहीं डाल सकते। इसलिए PMS का जो पेपर है वो हमेशा से ही एक मिथ बना रहा है कि जी बहुत मुश्किल होता है, किस्मत वाले इसमें पास होते हैं, बला 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 जो कहा जाता है। दूसरी जो इसमें चीज़ है, ये इन चीज़ों को भी मैं आगे मजीद लेकर चलूँगा। प्राइमरी और सेकेंडरी और एडवांस लेवल किस तरह का होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है जी टाइप, मतलब कैटेगरी। जनरल नॉलेज की कैटेगरी किस टाइप की होनी चाहिए, उसमें किस तरह हम इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो एक्टिव जनरल नॉलेज है, जिसको हम मतलब मैं तो इसको एक्टिव कहता हूँ, कुछ लोग इसको अपडेटेबल कहते हैं। एक्टिव जीके जो है वो आपको इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से मिलता है, ये बुक से नहीं मिलता, क्योंकि 1 साल के बाद जो किताब है वो पुरानी हो जाती है। और दूसरा है पैसिव जनरल नॉलेज। पैसिव जनरल नॉलेज जो है वो आपको बुक से मिलता है, इवन वो जो 10 साल पुरानी किताब भी है वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकती है। इसको भी मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ और इसके जो है इन्स एंड आउट्स बताता हूँ।
तीसरा जो जीके का एक उसमें आप इसको डिवाइड करें, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सोर्सेज कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। पहले तो आप ये करें कि आप उसकी इंटेंसिटी लेवल जो है वो रिकॉग्नाइज करें कि आप किस स्टेज पर हैं और आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या एडवांस लेवल चाहिए। दूसरा ये कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, वो एक्टिव है या पैसिव है। तीसरा जो है वो सोर्सेज हैं कि आप सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। आया कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनको कंसल्ट किया जा सकता है। उसमें बुक्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं और इंटरनेट आता है। इंटरनेट में भी वैरायटी है बहुत सारी चीज़ों की। आप अगर गूगल करें तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स ऐसी खुल जाती हैं जिसमें आप डाटा ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ कैटेगराइज कर दूंगा स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए, ताकि उनको आसान रहे कि वो इसको कैसे लेकर चलें। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अबाउट सोर्सेज। कि जी जनरल नॉलेज के सोर्सेज कैसे होने चाहिए। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ सोर्सेज से। पहला तो है जी, पहला सोर्स है बुक्स। ये पैसिव जो जनरल नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री है या पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान मूवमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पार्ट उसका जो अमेंडमेंट्स हैं वो एक्टिव में आती हैं। और बुक से आपको मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एन इंसिडेंट आपको मिल सकता है उसमें, आप उसमें से काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर्स है। न्यूज़पेपर में आपको जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जो आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर्टन इश्यूज़ पर, वो उसमें आप इसको लेकर चल सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है वो है इंटरनेट। अब मैं ये बारी बारी बता देता हूँ कि आपको बुक्स जनरल नॉलेज के लिए कौन सी लेनी चाहिए और इंटरनेट का कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए और अखबार कौन सा पढ़ना चाहिए और उसके कौन से पेजेस पढ़ने चाहिए। जी नमाज का टाइम है जी, मैं अजान भी सुनी है और इसके बाद मैं वीडियो, क्योंकि 15 मिनट की है, इसके बाद मैं जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम यही था एस्पायरेंट्स को दिया हुआ। तो इसमें मैं इसको कंक्लूड करके तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा जी, इसमें न्यूज़पेपर्स का जो मैं कंसल्ट करता हूँ वो डॉन है और जंग है। उर्दू में डेली जंग और इंग्लिश में डेली डॉन। डॉन के जो पेजेस हैं वो 4 पेजेस आपको पढ़ने चाहिए। पहला पेज है जी फ्रंट पेज। उसमें जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स हैं वर्ल्ड में हो रहे हैं उनकी आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। उसमें से आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। हेड ऑफ स्टेट्स के नाम आप वहाँ से ले सकते हैं, आप कैपिटल के नाम वहाँ से ले सकते हैं, और आप जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स के नाम, उनके हेडक्वार्टर्स के नाम, ठीक है, उनके ऊपर जो कोई क्लास या कोई इस तरह का कोई लॉ का कोई टर्म इस्तेमाल हुई है वो आप ले सकते हैं। 12 और 13 जो सफ़े हैं ये इंटरनेशनल सफ़े हैं डॉन के, इनको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो उनकी डिटेल आपको मिलेगी। इसमें ज़्यादातर मैं आपको जो बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है या उसकी मुतल्लिक कोई मालूमात है जो आपको मिल जाएगी। दूसरा, हेड्स ऑफ स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम, ये आपको लाजमी करना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। लास्ट पेज में भी जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू होता है वो करते हैं। उसके बाद जंग पेज है। जंग के जो पेजेस हैं वो फ्रंट पेज और लास्ट पेज, इसमें जो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ होती हैं वो आई होती हैं। और एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर एडिटोरियल में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं किसी टॉपिक पर, उसके मतलब एक बहस के अंदाज में उसका कंक्लूजन होता है, उसको आप देख लें। उसके बाद जब बुक्स पे हम आते हैं तो
आप सबके पास ये किताबें मौजूद होंगी, मैं जानता हूँ। एक है जी जनरल नॉलेज कारवान पब्लिशर्स की, चौधरी अहमद नजीब साहब की, और दूसरा है जी जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, और तीसरा है एडवांस पब्लिशर्स इम्तियाज शाहिद का जो पास्ट पेपर्स हैं। बुक के सोर्सेज हैं जिनसे आपको इतना मवाद मिल जाता है कि अगर आप किसी इम्तहान में बैठते हैं, सिलेक्शन का मैं नहीं कहता, लेकिन आप उसमें पास ज़रूर हो जाएंगे। तो आगे आपकी किस्मत, पास ज़रूर हो जाएंगे उसमें। चौधरी अहमद नजीब की जो किताब है उसमें गलतियां बहुत ही कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये हर साल एडिशन अपडेट होता है और उसमें जो खामियां होती हैं, गैप्स होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं, और इसमें करंट अफेयर्स का भी एक पोर्शन शामिल होता है। दूसरा है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का है, वो एक डिटेल्ड मतलब एक है, उसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। उसमें मतलब आप जो है ना, एक पैराग्राफ अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपके 10-20 MCQs तैयार हो जाते हैं। और पास पेपर्स जो एडवांस पब्लिशर्स वालों के हैं, उन पास पेपर्स में आपको काफ़ी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और एडवांस लेवल को रिकॉग्नाइज कैसे करना है आपने, जब आप इस किताब के इसको गो थ्रू करते हैं, इसमें आप डिपेंड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सी पोस्ट के लिए इंटेंसिटी या लेवल कौन सा होना चाहिए। तो उसमें ये पास पेपर्स, मतलब आप देख लें कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आता है, उसका आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इंटेंसिटी आपको पता चलेगी कि अच्छा इसमें लेवल ये है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, इसमें इसको गैप को कवर किया गया है, इसको मवाद को कवर किया गया है। जब आप PMS का पास पेपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो सब इंस्पेक्टर में था उससे ज़्यादा एडवांस लेवल है। उसके बाद आते हैं जी इंटरनेट सोर्सेज पे। इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं MCQs तैयार करने की, मेरे यूज़ में 3 रही हैं, इनको मैं मुसलसल इस्तेमाल करता रहा हूँ। उनमें एक गीक है, GEEK MCQs, गीक MCQs। दूसरा है share.org, share.org, SHEIR.org। इन 2 साइट्स का फ़ायदा ये है कि इसमें आंसर्स दिए होते हैं। पहले वो ऑप्शन आपसे पूछेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपको उसमें बताएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। उसमें उसके बाद पाक MCQs है जो ज़्यादा विजिट की जाती है स्टूडेंट से। इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। उन मिस्टेक्स का सोर्स यही है कि अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो आप गूगल कर लें उस चीज़ को, उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद जी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यूट्यूब से कुछ हमें बताएं, यूट्यूब से कौन सा ऐसा चैनल हम देखें जिससे हम जो है ना, इसमें करंट अफेयर्स के लिए 3-4 चैनल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं देखता रहा हूँ। RT है जी। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो गलत हो सकती हैं, लेकिन उसको डिनाई नहीं कर सकेंगे, और डिसएग्री कर सकते हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों के ज़रिए ही मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं बाकी इम्तहान भी पास करता रहा हूँ। तो फ़िलासफ़र्स हजरात से जो है ना गुजारिश है कि ज़रा मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। इसमें यूट्यूब चैनल जो है वो करंट अफेयर्स के लिए जो डेली सी एग्ज़ाम एक चैनल है, CEXAM, सी एग्ज़ाम के नाम से एक चैनल है। ये शख्स जो है ये डेली डॉन अखबार पढ़ता है और उसमें से जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल के उनको एक बुलेट फॉर्म में लाकर तो एक डेली की एक वीडियो अपलोड करता है। उसके बाद है स्टडी IQ इंफॉर्मेशन। ये ज़्यादातर जियोग्राफी से रिलेटेड है। आवाज़ क्लियर आ रही है?
कोई बताएगा जी? आवाज़ आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? या ये लाइट का देखना। ठीक है, मेरा आ गया जी। साउंड कोई बता दे, साउंड क्लियर है? आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ का बता दें जी, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे जी। अच्छा, उसमें करंट अफेयर्स के जो चैनल्स हैं ये एडवांस लेवल के मैं बता रहा हूँ। जो सी एग्ज़ाम है और स्टडी आई की इन्फॉर्मेशन है ये आपके सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल को कवर करते हैं। जो एडवांस लेवल है, जो जिसको मैं कहता हूँ कि पीएमएस के लिए या सीएसएस के लिए जो है इसको किया जाए, वो ये है कि एक आरटी चैनल है, एक डीडब्ल्यू चैनल है, आरटी न्यूज़ चैनल, डीडब्ल्यू न्यूज़ चैनल, सीएनएन, बीबीसी और अल जज़ीरा। ये मैं देखता रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने इसमें से फ़ायदा लिया है और काफ़ी जो टॉपिक्स थे, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे, मैंने उनको यहाँ से कवर किया है। बाबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, ग्रेट। उसके बाद जी दूसरे सवाल पे आते हैं। इसमें से कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बाद में जवाब दे दूंगा इसका। आप क्वेश्चंस पुट कर दीजिएगा, मैं बाद में जवाब दे दूंगा इसका। उसके बाद है जी जियोग्राफी का पोर्शन कैसे तैयार किया जाए। जियोग्राफी, ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे किया है। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी रही है जियोग्राफी तैयार करने की, वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो या पाकिस्तान की जियोग्राफी हो, उसमें मैं एक रॉ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रॉ मैप ड्रॉ कर लेता हूँ और उसकी लेबलिंग मैं खुद करता हूँ। जब आप लेबलिंग खुद करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का एक रॉ सा खाली सा एक मैप बनाएं और उसमें बॉर्डर्स डिमार्केट कर दें कि इतने किलोमीटर जो है ना इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है, इतने किलोमीटर जो है हमारा चाइना के साथ है, इतना ईरान के, इतना अफगानिस्तान के साथ है, अरेबियन सी के साथ हमारा इतना बॉर्डर है, उसको लिख लें। इस तरह से आपको वो जो पूरा नक्शा है वो आपको याद हो जाएगा और आप उसमें मतलब जो आपकी रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा रहेगी। क्योंकि मैं आगे बताने लगा हूँ, एक सवाल ये भी था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बॉर्डर्स को डिमार्केट किया, बॉर्डर्स के आपने किलोमीटर्स के लिख दिए, उसमें आपने दरे भी लिख दिए कि यहाँ पे जो है इंडिया के साथ हमारी इतनी जो है ना वो एंट्रीज हैं और इतने एग्जिट्स हैं, इतनी हमारे अफगानिस्तान के साथ एंट्रीज और एग्जिट्स हैं। तो ये आपको लाजमी याद करना चाहिए कि उन बॉर्डर्स पे दरें कौन से हैं जो जिनसे आप इन आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैप्स के बाद जो ना बात आ जाती है। मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान का मैप बनाते हैं, रॉ मैप, और उसमें आप रिवर्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, आप गिलगित से, कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, इंडस रिवर से स्टार्ट करते हैं। हमने 5 दरिया तो पढ़ लेते हैं हम इन बुक्स में, जो मैंने बुक्स बताई हैं, में 5-6 दरिया का जिक्र होता है, लेकिन जो अक्सर दरिया है वो हम भूल जाते हैं, जो बलूचिस्तान में हैं या केपीके में हैं, और उनके ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं वो भी हमें याद नहीं रहते। तो इसके लिए आप एक नक्शा ड्रा कर लें और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रिवर क्रॉस कर रहा है, किस किस सूबे से गुजर रहा है, किस किस शहर को टच कर रहा है, और उस पर कौन कौन से बैराज हैं, कहाँ पे हेडवर्क्स हैं, ये सारे आप एक नक्शा बना लें, पाकिस्तान का टोटल नक्शा बना के उसमें जहाँ जहाँ से रिवर निकल रहा है। इसी तरह एक और नक्शा बनाएं, उसके ऊपर आप पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो एक बना दें। इस तरह 4-5 नक्शों में आपकी जो पाकिस्तान का जियोग्राफी है वो आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह सेम कॉन्टिनेंट्स के बना दें, एक कॉन्टिनेंट का अलग बनाएं, दूसरे कॉन्टिनेंट का अलग बनाएं। इसके बाद एक टेक्निक है जो इस्तेमाल होती है। मैं तीसरे सवाल की तरफ आऊँगा, फिर मैं उसको लेकर चलूँगा जो मेरा आगे ऊपर मैंने पॉइंट मिस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। आज मुझे एक लड़के ने मैसेज किया है कि जी ये जो जीके है इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ये सिर्फ क्रैमिंग है, जिसका रट्टा तेज़ है वो रट्टा लगा कर इसमें से निकल जाता है, और जिसका रट्टा तेज़ नहीं है। अब भाई मेरा रट्टा तेज़ नहीं है, मैंने ये 6 नौकरियां हासिल की हैं, तो मेरा रट्टा तेज़ नहीं है, ना ही मैं रट्टा लगाता हूँ, ना ही मुझसे ये रट्टा लगता है।
अगर रट्टा लगता होता तो मैं डॉक्टर होता, इधर इस तरफ ना आता। रट्टे की वजह से मुझे एफएससी छोड़नी पड़ी थी और फिर मैंने आर्ट्स में इंटर का एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्रोनिम बना लें। जब आप क्रैमिंग पे आते हैं, मिसाल के तौर पर आप चलें जी, आप ये बात मान लें कि जी क्रैमिंग पे आ जाते हैं, हम जी रट्टे पे आ जाते हैं। जी रट्टे को कैसे करना है? बाज़ लोगों को रट्टा इतना इफेक्टिव नहीं होता, नहीं वो रट्टा लगा सकते, नहीं वो पढ़ सकते, नहीं वो चीज़ें याद कर सकते। मैं इसमें आपको बताता जाऊं, जो आपके पास गिवन डाटा होता है, ये इन्फॉर्मेशन, इसकी मैं डेमो भी देता हूं आपको। इन्फॉर्मेशन होती है या डाटा होता है आपके पास, इसकी रिटेंशन पावर, जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है उसको रिटेन करने की माइंड में, इट इज 25%। इट इज 25%। अगर आपने 100 MCQs याद किए हैं, उसमें से सिर्फ आपको 25 याद रहेंगे, 75 भूल जाएंगे। फिर बात आती है रेपिटेशन की। अगर आप इसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो ये 30 तक चली जाएगी, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं तो 35 तक चली जाएगी, फिर रिवाइज करते हैं तो ये 40-50 तक हार्डली पहुंचती है। लेकिन मैं इसका आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, वो ये है कि आप अपनी रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो 50 to 60% कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेकिंग एक्रोनिम्स और ये लेबल्ड मैप्स बनाने से। अगर आप मैप बना लेते हैं अच्छे तरीके से और उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50 to 60% इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे डेमो देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक पेज है, मैंने बनाया है, ये ज़रा सारे लोग देखिएगा, विजिबल है ये एक दफ़ा देखकर स्क्रीनशॉट लिए बगैर इसको देखकर मुझे बता दें कि ये क्या लिखा हुआ है। एक नज़र सब लोग देख लें। अब बताएं ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूं, बताएं मुझे। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं याद हुआ होगा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो फिर याद हो गया होगा, अदरवाइज ऐसे याद नहीं होगा। मैं दूसरा उसका पेज दिखाने लगा हूं आपको। ये देखें, ये सेम वही डाटा है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है इनटू पोर्शंस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके दरमियान डेट्स लिखी हुई हैं, 1947, 1965, 1971। ठीक है, अब आप लोग बताएं, ये आपको याद हो गया है, सारा याद हो गया। पहले वाला याद नहीं हुआ था, ये वाला याद नहीं हुआ था आपको। क्यों याद नहीं हुआ था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है जी, ये आप देखें, ये आपको याद नहीं हुआ था। जब मैंने इसको डिवाइड किया पोर्शंस में तो आपको याद हो गया। इस तरह एक्रोनिम्स पे आते हैं जी। ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये बताएं जरा, ये ठीक नजर आ रहा है? पैसा लिखा हुआ है, पैसा। ये एक्रोनिम है, पैसा लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये ओशंस के नाम है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये एक्रोनिम है। इस तरह के एक्रोनिम्स याद करके आप, एक और एक्रोनिम है, मार्कर देना तो पेज देना, ये लफ्ज है जी स्पा।
SPAA, स्पा। ये जो स्पा है, वैसे स्पा का मतलब एक ऐसा सैलून होता है जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह की जाती है या मालिश वगैरह की जाती है, सैलून टाइप। स्पा, ये मतलब आखिर वाला अगर ए काट दें तो स्पा का मतलब ये बनता है। मुख्तलिफ नाम भी इससे होते हैं। अब आप ये देख लें कि मैंने ये याद करने के लिए किया था, ये सुकरात है, ये अफलातून है, ये एरिस्टोटल है और ये अलेक्जेंडर है। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर। स्पा, ये उस्ताद है प्लेटो का, प्लेटो उस्ताद है एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल उस्ताद है अलेक्जेंडर का। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? स्पा। इस तरह पैसे का मैंने आपको बता दिया है। पैसा स्टैंड्स फॉर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। इनकी तरतीब भी ऐसी ही है, ये उससे फिर बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक है। जी, मसाज सेंटर, मुझे मसाज भूल गया था। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है जी ATTUK, अटक, मतलब अटक से आप ले सकते हैं इसको। और नीचे लिखा हुआ है बी डाटा बी। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेम है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेम हैं। अजरबैजान, उसका कैपिटल है बाकू। और मैं आपको मजे की बात कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेम्स के साथ उनके कैपिटल्स मुझसे कभी भी याद नहीं हुए जब तक मैंने ये एक्रोनिम खुद से बना नहीं लिया। जब मैंने ये बनाया तो मुझे भूले नहीं, पहले याद नहीं होते थे। जी, आवाज आ रही है? कोई बताएगा आवाज आ रही है? हेलो।